आपने पिछले वीडियो में देखा कि राउल्ट्स लॉ का फर्स्ट केस। राउल्ट्स लॉ के फर्स्ट केस में मैंने आपको बताया कि जो है दो वोलेटाइल लिक्विड्स के बारे में, मतलब सोल्यूट भी वोलेटाइल था और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल था। लेकिन आज मैं आपको राउल्ट्स लॉ का सेकंड केस बताने वाला हूं, जिसमें जो सॉल्वेंट है वो वोलेटाइल है, लेकिन जो सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है। और उसके साथ साथ मैं एक बात और आपको बता दूं कि ये जो लेक्चर्स, जो सीरीज चल रही है राउल्ट्स लॉ की, ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि राउल्ट लॉ पे ही काफी टॉपिक आपके जो है एनसीईआरटी में जो दिए हैं वो बेस्ड हैं राउल्ट्स लॉ पे। और एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो सीबीएसई है, सीबीएसई में आपका एवरी ईयर जो है राउल्ट्स लॉ से पे या राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड जो टॉपिक हैं, जैसे आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, इन पे क्वेश्चंस एवरी ईयर पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, जो भी समझा रहा हूं, उसको बहुत केयरफुली सुने और पूरी बात को समझें। और वीडियो को 2 बार 3 बार आप जो है बार बार चला करके देखें, जिससे आपको पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है। और उसके साथ साथ अपनी एनसीईआरटी जो बुक है उसको एक बार खुद से पढ़ें, देन वीडियो को फिर दोबारा देखें। तो आपको बताता हूं कि पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीटली एकदम समझ में आ जाएगा आपको। और देन आप क्या करिए कि जो सीबीएसई के प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे आप सॉल्व करिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो ये मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं आपको कि मैं शुरुआत में ही बोल दिया था आपको कि फिजिकल में 23 मार्क्स आपको मिल के रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है राउल्ट्स लॉ का जो फर्स्ट सेकंड केस है, इसमें जो है लिक्विड सॉल्यूशन कंटेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जो सॉल्वेंट है वो वोलेटाइल होगा, लेकिन जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसके अंदर मिक्स किया जाएगा। उस सिचुएशन में सारे डेरिवेशंस करवाऊंगा, मैं आपको ग्राफ बताऊंगा, बहुत चीजें जाननी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब जरा समझिएगा, मान लीजिए आपके पास एक क्लोज कंटेनर है। ये क्लोज कंटेनर है आपके पास और इसके अंदर भरा हुआ है वाटर। ये है आपका H2O। वाटर भरा हुआ है, वो भी कैसा है? लिक्विड स्टेट में है। और ये प्योर वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में है, प्योर लिक्विड है। और ये जो है वेपराइज हो जाता है। आपको पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये वेपराइज होकर के क्या बन जाता है? H2O गैस बन सकता है। H2O गैस बन जाएगा। और जब ये गैस बनेगा तो जब कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगी तो यहां पे कुछ ना कुछ प्रेशर क्रिएट करेगी। तो जो प्रेशर क्रिएट करेगी, याद रखिएगा, क्योंकि ये प्योर लिक्विड है। जब प्योर लिक्विड है तो प्योर लिक्विड का, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है, उस प्रेशर को, उस वेपर प्रेशर को हम लोग पी नॉट से लिखते हैं। इस बात को याद रखिएगा। जो वेपर प्रेशर किसी प्योर लिक्विड या प्योर सॉल्वेंट का होता है, उस उसे हम लोग जो है पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर मैं यहां लिख देता हूं, समझ लीजिए आप। पी नॉट क्या है यहाँ पे? पी नॉट आपका जो है वेपर प्रेशर है, किसका है? प्योर 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 लिक्विड सॉल्वेंट का है। प्योर लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है ये आपका पी नॉट। लेकिन अगर मान लीजिए हमने क्या कर दिया कि इसी क्लोज कंटेनर में हमने सॉल्वेंट, हमारा वाटर तो था ही, उसके साथ साथ हमने क्या कर दिया, इसके अंदर शुगर मिला दिया या फिर ग्लूकोज मिला दिया। तो अब जब ग्लूकोज मिला देंगे तो अब ये क्या हो गया आपका कि ये हमारा अब जो है वो लिक्विड, जो प्योर लिक्विड सॉल्वेंट था वो नहीं रहा, बल्कि अब क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर मैं इसके अंदर क्या मिला दूंगा? शुगर मिला दूंगा या फिर ग्लूकोज मिला दूंगा। तो अब ये सॉल्यूशन हमारा लिक्विड सॉल्यूशन या फिर एक्व सॉल्यूशन, आप इसको हम बोल सकते हैं। मान लीजिए हमारा अब एक लिक्विड सॉल्यूशन है हमारे पास, लिक्विड सॉल्यूशन है हमारे पास, या कह सकते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन है ऑफ C6H12O6 का। मान लीजिए आपके पास एक्वा सॉल्यूशन है C6H12O6 का। अब क्या होगा कि ये मान लीजिए जो भी आपके पास लिक्विड सॉल्यूशन होगा, इसमें जो सॉल्यूट है, जो सॉल्यूट है, सॉल्वेंट इसमें जो है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट आपका और प्लस सॉल्यूट दोनों को मिला करके ही सॉल्यूशन बनता है। आपको ये बात पता होगी। जो सॉल्वेंट यहाँ पे मैंने लिया है वो क्या है? वोलेटाइल है।
लेकिन जो सोल्यूट लिया है वो क्या है, नॉन वॉलेटाइल है। इस बात को याद रखिए। अब होगा क्या कि जो है, जो लिक्विड सरफेस थी, जो वाटर सरफेस थी यहाँ पे, इसके पास जो मॉलिक्यूल थे वाटर के, जो वॉलेटाइल थे, वो क्या होंगे, अब उतनी इजिली वेपोराइज नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे, क्योंकि दरअसल इसके सरफेस पे कुछ नॉन वॉलेटाइल, जो कि आप ग्लूकोज ले रखे हैं, वो मॉलिक्यूल यहाँ पे सरफेस को लॉक कर देंगे, जिससे इसके अंदर के जो है, जो लिक्विड्स हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, उसके नंबर्स क्या होंगे, यहाँ पे सरफेस पे कम हो जाएंगे। तो वेपरेशन में नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल जो है वेपरेट होगा, यहाँ की कंपैरिजन में उसकी नंबर्स क्या होंगे, कम हो जाएंगे। फिलहाल जो है वेपरेट कौन होगा, सिर्फ व सिर्फ जो है आपका सॉल्वेंट होगा, जो कि क्या है, वाटर। तो यहां से वेपरेट होकर के केवल क्या जाएगा, यहां से सिर्फ वेपरेट होगा वाटर, जो कि किस फॉर्म में मिलेगा आपको, गैसेस फॉर्म में। लेकिन याद रखिएगा, जो भी वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे वेपरेट होंगे, क्योंकि शुगर तो वेपरेट नहीं होगा, जो है वेपरेट नहीं होगा इसलिए क्योंकि जो है, जो शुगर है वो नॉन वॉलेटाइल है। अब देखिए, जो भी वेपरेशन होगा वो जो है सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट की वजह से होगा। अब जो लिक्विड सॉल्वेंट यहाँ पे किसी सॉल्यूशन में वेपरेट हो रहा है, और एक लिक्विड सॉल्वेंट था जो यहाँ पे प्योर फॉर्म में वेपरेट हो रहा था, तो प्योर फॉर्म में वेपरेट होता है तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो पी नॉट से लिखा जाता है। लेकिन जब वो किसी सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन बन जाएगा किसी वोलेटाइल कंपोनेंट का, तो जो वोलेटाइल कंपोनेंट होगा तब उसके प्रेशर को पी नॉट से, वेपर प्रेशर को नहीं लिखा जाता, बल्कि उसके वेपर प्रेशर को हम पी से लिखते हैं। ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पे पी क्या है, ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि पी यहाँ पे जो है वेपर प्रेशर ऑफ, यहाँ पे पी क्या है बेटा, पी आपका वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन है, ये बात समझ लीजिए। तो लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, किसी सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पी से लिखा जाएगा। अगर प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, तो उसका वेपर प्रेशर पी नॉट से लिखा जाता है। पिछले वीडियो में काफी बच्चों ने कमेंट करके बोला कि उन्हें पी नॉट और पी के बारे में कंफ्यूजन है, तो इसलिए मैंने ये बातें यहाँ पे आपको समझा दी है। ये समझ लीजिए, पी नॉट यहाँ पे प्योर जो है आपका जो सॉल्वेंट है, प्योर लिक्विड है, उसका वेपर प्रेशर है, जबकि जो पी है, पी जो है सॉल्यूशन में जो वोलेटाइल लिक्विड है, उसका वेपर प्रेशर होता है। तो ये बात है कि सॉल्यूशन के केस में पी लिखते हैं, और प्योर सॉल्वेंट के केस में हम क्या लिखते हैं, पी नॉट लिखते हैं। तो अब देखिए, इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब देखिए, आपका जो है, आपको दो बातें समझ में आ चुकी हैं कि पहला चीज क्या, कि जो पी नॉट है वो वेपर प्रेशर है किसका, प्योर लिक्विड सॉल्वेंट का। और दूसरी बात ये समझ में आ चुकी है, जो पी है वो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन है। ये दो बातें दिमाग में बैठा लीजिए। अब जरा देखिए कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अब बात को समझते हुए चलिए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होता है कि वेपर प्रेशर of vapor pressure of liquid solution, vapor pressure of liquid solution, liquid solution, लिक्विड सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, बेटा ध्यान दो, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, पी होता है। क्या होता है, पी हो जाएगा आपका। यानी कि हम चाहे पी लिख दें या पी सॉल्यूशन लिख दें, हम यहाँ पे देखिए जानकारी के लिए लिख देते हैं यहाँ पे पी सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, is directly proportional to mole fraction of solvent in liquid, mole fraction of solvent in liquid solution। बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई, देखिए जरा समझिए इसको। कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, कौन से सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, सॉल्यूशन ऐसा हो कि लिक्विड सॉल्यूशन हो और जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पड़ा हो। ऐसे सॉल्यूशंस के केस में होता क्या है कि जो सॉल्यूशन होता है उसका वेपर प्रेशर, यानी पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होता है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, जो लिक्विड सॉल्वेंट है प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। याद रखिएगा, किसी भी सॉल्यूशन में, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, उसके केस में जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, वो सिर्फ डिपेंड करता है सॉल्वेंट के ऊपर, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, इसलिए वेपर प्रेशर उस पर डिपेंड नहीं करके, बल्कि किस पे डिपेंड करेगा कि नंबर्स ऑफ कितने मॉलिक्यूल जो है उसमें सरफेस पे प्रेजेंट हैं, किसके, सॉल्वेंट के। जितने ज्यादा प्रेजेंट होंगे उतने ही ज्यादा मॉलिक्यूल वेपरेट होंगे और उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर
क्रिएट करेंगे सॉल्यूशन के लिए। ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ लिख देते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। अब देखिए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अब देखिए मोल फ्रैक्शन का मतलब हो गया, मोल फ्रैक्शन को हम लिखते हैं x है। मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका है, सॉल्वेंट का, ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, हाँ मैं लिख देता हूं। अब देखिए यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कुछ ना कुछ होगा, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट था वो मान लिया गया किसको, सॉल्वेंट के एक्चुअल जो प्रेशर है, सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर था उसे हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मान लेते हैं, यानी कि आपको पता है वो क्या था, कांस्टेंट आपका पी नॉट होता है। तो पी नॉट हो गया जो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और इनटू हो जाएगा यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये फार्मूला आपके पास निकल के आता है, पी सॉल्यूशन इक्वल टू होता है पी नॉट और इनटू हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये फार्मूला दिमाग में बैठा लीजिए। अब देखिए मैं आपको इसी फार्मूले से ग्राफ समझाता हूं। अब देखिए ग्राफ को समझिए, ग्राफ में आप क्या करिए, इसको कंपेयर कर दीजिए y इक्वल टू एम एक्स से। y इक्वल टू एम एक्स से कंपेयर करेंगे तो आप देखिए ग्राफ कुछ इस तरह से निकल के आएगा कि अब मान लीजिए यहाँ पे ये आपका एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं मैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे आप मान लीजिए मोल फ्रैक्शन आपका जो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0 मान लीजिए। इस पॉइंट पे आप जो है सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन मान लीजिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इसको मान लीजिए 1। मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट यहाँ पे हम लोग 0 मान लेते हैं, यहाँ पे 1 मान लेते हैं। अब देखिए y एक्सिस पे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का प्रेशर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे, और x एक्सिस पे क्या हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो गया यहाँ पे। अब देखिए जो ग्राफ प्लॉट होगा उसमें जो स्लोप बनेगा, स्लोप हमारा स्लोप जो यम है वो क्या होगा, यहाँ पे स्लोप हमारा जो है वो क्या है, यम है, और ये स्लोप है क्या यहाँ पे पी नॉट, ये बात याद रखिए। अब पी नॉट हमारा स्लोप है, अब ये वैल्यू कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से स्लोप बनेगा। अब ये स्लोप जो बन रहा है यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तो मोल फ्रैक्शन जो है सॉल्वेंट की 0 यानी कि सॉल्वेंट है ही नहीं, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होगा 0 होगा। लेकिन जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन क्या होगा बढ़ता जाएगा तो ये क्या होगा, ये वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी मोल फ्रैक्शन के साथ साथ। अब क्या होगा, ये वैल्यू मोल फ्रैक्शन के साथ इंक्रीज करती जाएगी, लेकिन मैक्सिमम कहां तक इंक्रीज करेगी भैया, मैक्सिमम इंक्रीज करेगी जब इसका मोल फ्रैक्शन 1 होगा, वहां पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए ग्राफ हमारा जो बन के निकलता है कुछ इस प्रकार से ग्राफ आपको मिल जाएगा। तो अब देखिए जो मोल फ्रैक्शन जैसे जैसे नंबर्स ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल फ्रैक्शन देखिए 0 यहाँ पे है और मोल फ्रैक्शन यहाँ पे क्या है 1, यानी कि इधर जाने पे मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, तो यानी कि जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा ये वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। और जब मोल फ्रैक्शन 1 होगा उस समय जो भी वेपर प्रेशर होगा वो क्या कहलाएगा, पी नॉट, ये उस सॉल्वेंट का एक्चुअल वेपर प्रेशर होगा। जो भी सॉल्वेंट होगा, वाटर हो गया, कोई भी सॉल्वेंट होगा, उसका एक्चुअल वेपर प्रेशर यहाँ पे आ जाएगा, मिल जाएगा आपको जब मोल फ्रैक्शन 1 होगा। तो ये ग्राफ था, ग्राफ को नोट कर लीजिए, ग्राफ आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रखता है। अब याद रखिएगा ये आपका जो है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन आपको मैंने यहाँ पे बना दिया है, ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को शो करती है। ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को शो करता है स्लोप, कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है विद इंक्रीज ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। और फाइनली आपको 1 जहां पे वैल्यू इसकी है मोल फ्रैक्शन की, वहां पे आपको कितना मिल जाता है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर उसका एक्चुअल वेपर प्रेशर के इक्वल मिलेगा, यानी कि पी नॉट के इक्वल मिल जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए आपका जो है, आपको ये फार्मूला मिल चुका है, आपके पास क्या है फार्मूला, आपका फार्मूला है कि किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर इनटू सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। आप जरा समझिए कि आप किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन को, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जिसमें सोल्यूट और सिंगल सोल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। अगर कोई सॉल्यूशन बाइनरी है तो बाइनरी सॉल्यूशन के लिए आपने मोल फ्रैक्शन पढ़ रखा है क्या, कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, आपने किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन के लिए ये पढ़ रखा है बेटा, ये इक्वल टू 1 होते हैं। ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ये 1 के इक्वल होते हैं।
अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है उसकी जगह पे हम लोग जो है इसको कुछ इस तरीके से सॉल्वेंट की वैल्यू निकाल लो यहाँ पे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो है बेटा, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आप यही वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख दो तो ये हो जाएगा आपका फार्मूला, प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 माइनस सॉल्व, इसकी वैल्यू रख दीजिए क्या, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये हो जाएगा आपका। आप क्या करते हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये हो जाएगा माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू वेपर प्रेशर ऑफ, इसका इनटू कर रहा हूं मैं इसके अंदर, ये हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये आपका आ जाएगा। अब इसे आप ओवरऑल कैलकुलेट कर लीजिए तो ये वैल्यू आप इसको लेके आइए। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर आपको निकालना है तो आप कैसे लिख सकते हैं, इसको बताता हूं आपको। देखिए पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये रख दीजिए। ये इक्वल हो जाएंगे किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक देखिए मेरे से हो गया, यहाँ पे मैंने सॉल्वेंट लिख दिया था जबकि क्या होना चाहिए, सॉल्यूट होना चाहिए था। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखिए ये फार्मूला निकल के आपका आता है। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ बातें जो ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो आपका ये है एक्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, ये आपका जो है एक्स सॉल्यूट का मतलब क्या है, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एक्स सॉल्यूट जो है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है यहाँ पे। आप जरा समझिए, आप चाहें तो इस फार्मूले को कुछ इस ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं समझा रहा हूं यहाँ पे, जरा समझिए इसको आप। अब देखिए इस फार्मूले को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी जो है जो आपका सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इक्वल टू आपने जो लिखा है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आपको पता है किसी भी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन जब निकालना होता है, किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मोल ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे अपॉन क्या करेंगे बेटा, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये लिखते हैं, यानी कि टोटल मोल नीचे लिखा जाता है। तो अब देखिए ये फार्मूला आपका इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो ये जो फार्मूले हैं इनको मैं थोड़ा सा अगर वो कर दूं तो ये याद रखिएगा, पी नॉट ऐसे बुकों में भी लिखे जाते हैं, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी इक्वल टू एक्स सॉल्यूट, और इक्वल टू सॉल्यूट को लिख सकते हैं एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। एन क्या है यहाँ पे, बता दीजिए जल्दी से, एन सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब जो देखिए यहाँ पे आपका जो एन सॉल्यूट जो लिखा हुआ है या एन सॉल्वेंट लिखा है, क्या है, एन सॉल्यूट यहाँ पे है मोल ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्यूशन। एन सॉल्यूट जो है क्या क्या बता रहा है कि मोल ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूट के मोल लिक्विड सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं, ये आपका है एन सॉल्यूट। अब देखिए यहाँ पे जो आपका एन सॉल्यूट है, सॉल्यूट किसी का भी जो मोल होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, जिसका भी मोल कैलकुलेट करना, जैसे यहाँ पे एन सॉल्यूट लिखा है तो आप लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जिसका भी आपको मोल निकालना है उसका वेट रखिए अपॉन उसके मोलर मास को लिख दीजिए। ये आपका कैलकुलेशन हो जाता है। जिसे मोलर मास निकालने नहीं आता वो मेरा क्लास 11th का जो वीडियोस है उसको देखें आप, उसमें मैंने आपको समझाया है कि कैसे मोलर मास कैलकुलेट किया जाता है। तो अब देखिए आगे जो है समझिए चीजों को। तो यहाँ पे जो है आपका जो वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है, वेट, इसको हम लोग वेट भी कहते हैं, वेट, या फिर इसको हम लोग मास भी कहते हैं, वेट या मास ऑफ सॉल्यूट कह सकते हैं। और ये क्या है आपका मोलर मास है, मोलर
मास ऑफ सॉल्यूट, जिसका भी निकालना रहे उसका मोलर मास रख दीजिए यहाँ पे। तो ये कैलकुलेशन है आपका, और इसमें जो कैलकुलेशन में देखिए जो यहाँ पे लिखा है पी नॉट माइनस पी, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको बोलते हैं लोअरिंग, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसको कहते हैं। अब देखिए जो इसमें से जो आपका ये पूरा का पूरा जो टर्म लिखा है, क्या लिखा है, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट, ये जो लिखा हुआ है ये एक्चुअल में रिलेटिव रिलेटिव लोअरिंग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। आपसे ये दिमाग में बैठा लीजिए कि ये जो फार्मूला है, जो फार्मूला मैंने लिख रखा है क्या, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी, ये जो है टर्म क्या शो करता है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का। अब इतना तो आप समझ चुके होंगे कि ये पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट, ये जो है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है। तो अब इसका मतलब है कि जो फार्मूले में मैंने बताया है कि ये वैल्यू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल है, तो आप ये कह सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशंस डिपेंड अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा सॉल्यूट के, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए है। लेकिन एक बड़ी बात बता दूं आपको कि ये है किसके लिए, सिर्फ जनरल केस में इसको यूज करते हैं। लेकिन अब कुछ स्पेशल कंडीशन में आपको बताने वाला हूं, जरा उसको समझिएगा। का बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, दैट मीन्स आपने जो भी सॉल्यूट लिया है वो उसमें इतना ज्यादा सॉल्वेंट मिक्स किया गया है, तो सॉल्वेंट ज्यादा सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूट कम होगा, तो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, डाइल्यूट कहलाएगा। यानी कि जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट होता जाएगा। तो मैं यहाँ पे जो केस आपको समझाने वाला हूं वो ये है कि वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए, अब वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि जो मोल ऑफ सॉल्यूट है, आप पढ़ रखे हैं मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट आपने पढ़ रखा है, ये टोटल होता है इक्वल किसके, मोल ऑफ सॉल्यूशन के। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड है, दैट मीन्स सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा एक्सेस है। जब सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा एक्सेस होगा तो कंपेयर ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट क्या हो जाएगा, नेलिजिबल। दैट मीन्स जो फाइनली आपका जो वॉल्यूम है वो सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड करेगा केवल सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी कि मोल हो या जो भी चीजें हैं वो किस पे डिपेंड करेंगी, सॉल्वेंट के मोल पे डिपेंड करेंगी। तो ये मोल किसका लिखा जाएगा, अप्रोक्सीमेट सॉल्वेंट के इक्वल होगा, ना कि सॉल्यूशन के इक्वल होगा। ये कब बोल रहे हैं हम लोग, जब वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूट कंपेयर ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, नेलिजिबल। आप दिमाग में बैठा लीजिए, अब तो सारा कैलकुलेशन पूरा उल्टा पुल्टा होने वाला है। क्यों, क्योंकि जो आपका फार्मूला था, फार्मूले में पहले लिखते थे हम लोग पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू हम लोग लिखते थे क्या, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूशन के मोल लिखते थे आप, सॉल्यूट के मोल अपॉन सॉल्यूशंस के मोल लिखते थे नीचे। लेकिन अब तो क्या हो गया, जब वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूट तो लिखा ही नहीं जाएगा, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन का मोल जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट के मोल के इक्वल हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो फार्मूला आपका चेंज होकर के ये ना होकर के फार्मूला इस तरह से लिखा जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट ही केवल लिखा जाएगा, सॉल्यूशन की जगह केवल सॉल्वेंट लिखा जाएगा। तब तो फार्मूला बदल के ये आ जाएगा, जरा समझिए। अब तो ये हो गया आपके लिए वेरी वेरी डिफिकल्ट हो गया, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड वेदर द कैलकुलेशन शुड बी डन बाय अज्यूमिंग द सॉल्यूशन टू बी डाइल्यूटेड और नॉट। अब देखिए आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो गया कि ये डिसाइड करना कि जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, अब उस कैलकुलेशन में ये एज्यूम करिए कि जो सॉल्यूट है वो नेलिजिबल है कि नहीं है, यानी जो सॉल्यूट है वो कंपेयर ऑफ सॉल्वेंट नेलिजिबल है या नहीं है, ये डिसाइड करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए। अब देखिए यहाँ पे जब ये समस्या आपके पास आती है तो
एक अल्टरनेटिव फार्मूला है मेरे पास जो क्या करता है, इसे एलिमिनेट कर देगा कि ये समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। इस समस्या को एलिमिनेट मैं कर सकता हूँ एक अल्टरनेटिव फार्मूले से। अब उस फार्मूले को मैं आपको समझाने वाला हूँ, लेकिन बहुत ध्यान से समझिएगा और इस तरह की समस्या आपको नहीं आएंगी क्योंकि मैं हूं आपका यूवी सर। देखिए अब तो आपने राउल्स लॉ में पढ़ रखा है। राउल्स लॉ क्या कहता है? आपने राउल्स लॉ में आपने पढ़ा कि पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये पढ़ रखा है। यानी कि सॉल्यूट के मोल अपॉन सॉल्यूशन के मोल पढ़ रखा है। लेकिन अब क्या करना है आपको कि क्योंकि ये तो आपको पहले भी पता था, लेकिन अब करना क्या है, थोड़ा सा फार्मूला जो नया बनाने वाले हैं जिसमें आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सॉल्यूशन जो है वेरी डाइल्यूटेड है या फिर नॉर्मल सॉल्यूशन है, कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। इन सारी सवालों का जवाब बहुत आसानी से मिलने वाला है। तो अब देखिए करना क्या होगा। ऐसा करने के लिए मुझे एक फार्मूले को चेंज करने के लिए मुझे करना क्या होगा, दिस मे बी रिटन एज द एज बाय टेकिंग रेसिप्रोकल इसका रेसिप्रोकल्स ले लीजिए। रेसिप्रोकल में क्या क्या करेंगे आप, इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी इक्वल टू हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, दैट मीन्स सॉल्यूशन के मोल, सॉल्वेंट अपॉन हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट। ये आपका फार्मूला हो जाएगा जब आप इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। अब जरा आगे समझिएगा मेरी बातों को। तो अब इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि P नॉट अपॉन P नॉट माइनस P इक्वल टू लिख सकता हूं इसको। इसे हम लिख सकते हैं मोल ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो टर्म चेंज हो रहा है इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। +1। अब देखो बेटा मैं इससे मैंने कोई चेंज नहीं किया है, सेम इसी को थोड़ा इस फॉर्म में लिख दिया है। आप अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे देखिए फिर से वही फार्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब क्या कर सकते हैं हम इसको ये जो +1 है इसको इस साइड में लेके आते हैं, लेफ्ट में लेके चले आते हैं। तो ये हो जाएगा P नॉट अपॉन P नॉट माइनस P -1। ये +1 है तो इधर आएगा -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट। ये चीजें निकल के आ गई। अब जरा देखिएगा ये फार्मूला आपके पास निकल के आ रहा है। अब करना क्या है, आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे कैलकुलेशन का काम आपका बढ़ता है। अब देखिए आगे मैं बताता हूँ आपको। देखिए इसमें हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए अब इसमें P नॉट है, P नॉट तो लिख दें यहाँ पे P नॉट। अब यहाँ पे P नॉट माइनस P का इसमें इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस P नॉट माइनस P। ये हो गया, देखिए इसका इंटू कर दिया मैंने इस पे। अब अपॉन क्या हो जाएगा, P नॉट माइनस P, ये लिख दिया हमने। देखिए कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे किया है, इक्वल टू हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट। इतना सिंपल कैलकुलेशन आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। पैसे दीजिए जाके, पैसे बर्बाद करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको सही से पढ़ना है तो इससे बेस्ट चैनल आपके लिए नहीं हो सकता। अब देखिए ये P नॉट यहाँ पे कैलकुलेशन करिए, माइनस का इंटू कर देंगे तो हो जाएगा माइनस P नॉट, इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस P अपॉन P नॉट माइनस P इक्वल टू हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट। जरा सोचो जल्दी से यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अब समझ के बताइए जल्दी से। बहुत अच्छे, आपने सही सोचा है। यहाँ पे हम लोग P नॉट से प्लस में है और ये माइनस में, इसको कैंसिल कर दें, बचेगा क्या आपके पास, P अपॉन P नॉट माइनस P इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब इसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, आप देखिए जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होता है, ये तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है नहीं। सारा कैलकुलेशन किसके लिए हो रहा है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के लिए। तो अब क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर दें। देखिए हम इसको ऊपर लेके जाएं, इसको नीचे लेके आ जाए, यानी कि टर्म्स चेंज कर दें। अब क्या हो जाएगा, P नॉट माइनस P अपॉन P लिखेंगे तो ये परेशान हो जाएगा, ये कहेगा मुझे भी पलटी करो, तो इसको पलटी कर देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये हो जाएगा आपका।
अब देखिए ये जो है पी नॉट माइनस पी अपॉन पी, याद करो, अब पीछे जाके देखो जरा, समझो कि आपने कॉपी में नोट किया है पी नॉट माइनस पी अपॉन पी जो होता है आपका, यही तो है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, याद रखिएगा। अब ये जो आपका मैंने फार्मूला है, यही अल्टरनेटिव फार्मूला है जो आपके लिए हो जाता है वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर अगर आपको निकालना है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, आप फटाक से इस फार्मूले को लगा दो, क्वेश्चन रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर तुरंत सॉल्व हो जाएगा, सॉल्यूट अपन सॉल्वेंट कर दोगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। ये तरीका है कि आपको यहाँ पे एज्यूम भी नहीं करना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन है उसमें सॉल्यूट एलिजिबल है क्या, नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि मोल ऑफ सॉल्वेंट मुझे निकाल के बताओ, तो आपको पता होगा कि आप क्या करेंगे कि आप वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट लिखेंगे ना भैया, यही तो करते हैं आप फार्मूले में। अभी थोड़ी देर पहले समझाया मैंने आपको कि मोल ऑफ सॉल्वेंट अगर आपको निकालना, जिसके भी मोल निकालने हैं उसके वेट अपॉन उसके मोलर मास लिखे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, सेम इसी फार्मूले में सॉल्वेंट की जगह पे यही वैल्यू पुट कर दीजिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मैं यहाँ पे यही रखने जा रहा हूँ सॉल्वेंट की पोजीशन पे। तो अब देखिए जो अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये हो जाएगा पी नॉट माइनस पी अपॉन पी इक्वल टू, ये हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन हो जाएगा आपका ये वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये निकल के आएगा फार्मूला। अगर मैं मोल ऑफ सॉल्वेंट की जगह पे बेटा अगर ये टर्म रखूंगा तो ये चीज इस तरह से बन जाएगा यहाँ पे। अब जरा देखिए, आपको एक चीज पता होगा, पता ये है कि मोलैरिटी स्मॉल एम से जो लिखते हैं, मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये फार्मूला आपको पहले से ही पता है। अब क्या करते हैं, इसकी जगह पे तो हम लिख सकते हैं मोलैलिटी लिख सकते हैं, मोलैलिटी अपॉन हो जाए पी नॉट माइनस पी अपॉन पी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोलैलिटी लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे लिख देंगे स्मॉल एम इनटू मोलर मास। ये मोलैरिटी ना समझ लीजिएगा इसको, ये मोलर मास है किसका, सॉल्वेंट का मोलर मास। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपसे बोल दिया, ये तो एक फार्मूला खुद बन गया रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कब निकालने के लिए, जब मोलैलिटी क्वेश्चन में दी हो और मोलर मास किसी केमिकल का आप निकाल लीजिए, ये फार्मूले से रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में क्या बोल दे, मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए बोल दे, क्या मोलैलिटी आपसे कैलकुलेट करने बोल दे, मोलैलिटी स्मॉल एम कैलकुलेट करने के लिए बोल दे, तो क्या करें आप लिख सकते हैं मोलैलिटी यानी कि स्मॉल एम, सीसी में थोड़ा सा कैलकुलेशन चेंजेस करने हैं, आपको कुछ करना नहीं है। अब क्या करेंगे, मोलैलिटी इक्वल टू हो जाएगा आपका पी नॉट माइनस पी अपॉन पी, और क्या हो जाएगा, इनटू 1 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये देखिए मोलैरिटी भी निकालने आ गई आपको। ये तो था फार्मूला कब के लिए, जब आपका मोलरिटी जो है आप तब कैलकुलेट करेंगे जब मोलर मास आपका यहाँ पे किलोग्राम में लिखा जाएगा। मोलर मास अगर आपका इन केजी होगा तो ये फार्मूला लगाइएगा, लेकिन आपको तो ये पता है कि मोलर मास मोस्टली क्या होते हैं, ग्राम में दिए रहते हैं। तो आप क्या करना, थोड़ा सा चेंज यहाँ पे मैं करता हूं, देखिए। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि ये मोलैरिटी इक्वल टू हो जाएगा आपका पी नॉट माइनस पी अपॉन पी इंटू, यहाँ पे 1000 का इंटू कर दीजिए तो ये ग्राम में आ जाएगा, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं 1 की जगह पे 1000 अपॉन क्या, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, इसमें हो जाएगा इन ग्राम। अब ये फार्मूला आपके लिए हो जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले में ये आता है, याद रखना, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे। अब एक बात याद रखिएगा, ये जो फार्मूला आपका है, ये फार्मूला जो मैंने अभी अभी बनाया है, इन फार्मूलों को आप जो है किसी भी सॉल्यूशन के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो चाहे वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए भी यूज हो जाएंगे, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए भी, दोनों सॉल्यूशंस के लिए ये फार्मूला आप लगा सकते हो।
या फिर आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी हो या फिर रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना हो, हर जगह इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हो। फिर से बता दूं कि ये फार्मूले जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं सामने दिख रहा है आपको, ये फार्मूले कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूटेड वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कहीं पे भी अप्लाई किए जा सकते हैं, कभी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। आगे बढ़, तो अब देखिए जो आपका है, जो हम अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को हम लोग किसी लिक्विड सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो उसका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होगा, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कैसे कैलकुलेट करेंगे, और एक यूनिवर्सल फार्मूला भी मैं आपको दे चुका हूं। अब जरा देखिए, आप जरा बात को समझिए। अब यहाँ पे एक चीज और बात है, आप जरा समझिएगा कि जब आप किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को किसी लिक्विड सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो होता क्या है कि उसका जो वेपर प्रेशर होता है, अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है डिक्रीज करता है एट गिवन टेम्परेचर। जितना ज्यादा आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, उतना ही ज्यादा कम होने लगेगा एट द गिवन टेम्परेचर। अब ऐसा क्यों होता है इस बात को मैं समझाता हूं आपको। दरअसल होता ऐसे है कि जो देखिए आप यहाँ पे क्या ले रख, मान लीजिए एक क्लोज कंटेनर है आपके पास। अब इसमें होता क्या है कि यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है। अब ये जो लिक्विड है ये मान लीजिए H2O है जो आपका प्योर लिक्विड है। अब ये वेपराइज होता है, ये वेपराइज होगा तो ये क्या बना लेगा, H2O गैस बना लेगा। अभी शुरुआत में ही मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था इस बात को। अब देखिए ये गैस बना लेगा। अब यहाँ पे जो ये क्योंकि प्योर सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट में इसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया गया है, तो मैंने क्या बोला था कि इसका जो भी प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कहलाएगा, पी नॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब ये प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है ये बहुत हाई होता है। एक्चुअल में हाई इसलिए होता है क्योंकि मैं बता दूं कि जो इसका सरफेस है वाटर का ऊपर का, इस सरफेस यहाँ पे सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे और कुछ भी नहीं होता। इसलिए जो भी नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल सरफेस पे क्या होते हैं, वाटर के बहुत ज्यादा होते हैं जो इजिली वेपरेट हो जाते हैं। लेकिन सॉल्यूशन वाली कंडीशन में क्या होता है, जरा इसको समझिए। जब आप सॉल्यूशन बना देते हैं, जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इसके अंदर मिक्स कर देते हैं, तो एक्चुअल में जो सॉल्यूशन है आपके पास, अब इस सॉल्यूशन में हो क्या रहा है, इस सॉल्यूशन में ये आपका क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन है। अब इसमें से वेपराइज तो केवल क्या होगा, वाटर होगा जो कि गैस फॉर्म में होगा। अब इसका प्रेशर आप लिखते थे P, ये प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन था, इस तरह से आप इसको लिखते थे। ये आपका था एक्व सॉल्यूशन, ये आपका एक एक्व सॉल्यूशन है। एक्व सॉल्यूशन containing नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। आप एक ऐसा सॉल्यूशन बनाते हैं मान लीजिए इसी वाटर में मिक्स करके जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट कंटेन किया हुआ है, तो होगा क्या, इसके सरफेस पे कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा आपको कि अब इसके सरफेस पे सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल नहीं होते, बल्कि इसके सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल के अलावा जो है इस पे और भी मॉलिक्यूल आ जाते हैं, जैसे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल। अब सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के आ जाने की वजह से इसका जो सरफेस हो जाता है वो लॉक हो जाता है। यानी कि यहां से सिर्फ सॉल्यूट जो सॉल्वेंट होते हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के नंबर्स कम होने लगते हैं, क्योंकि सरफेस पे सॉल्वेंट के साथ साथ जो है सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट हो जाते हैं। जब सॉल्यूट भी प्रेजेंट हो जाएंगे तो ये क्या करते हैं, सरफेस को कर देते हैं लॉक। जब सरफेस हो जाती है लॉक तो इसमें से जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनको निकलना डिफिकल्ट हो जाता है। तो अब जो है वही निकल पाते हैं जो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सरफेस पे तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है। सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है तो वेपरेट नहीं होगा, तो वेपरेट कौन होगा, सिर्फ सॉल्वेंट होगा, और जिसकी संख्या क्या हो जाएगी, एक्चुअल वाले सॉल्यूशंस के कंपैरिजन में कम हो जाती है। इसलिए जो है वेपर प्रेशर भी जो होता है वो कम क्रिएट होता है। तो ये इसीलिए यहाँ पे मैंने बोला कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। आप सोचिए जितना ज्यादा आप सॉल्यूट मिलाते जाएंगे सरफेस उतनी ज्यादा लॉक होती जाएगी, यानी सरफेस पे नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल सॉल्यूट के क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे, सॉल्वेंट कम होती जाएगी। और आपने पढ़ा क्या है कि प्रेशर तो डिपेंड करता है सॉल्यूशन का किस पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट के कितने मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पे सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन क्या होते जा रहे हैं, कम होते जाएंगे, तो वेपर प्रेशर भी कम होता जाएगा। अब बात को समझिएगा। तो इसलिए अब दूसरी बात समझिए, रेट ऑफ वेपरेशन क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल क्या है सरफेस पे सॉल्वेंट के बहुत कम हो गए हैं। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जब सरफेस पे कम होंगे तो वेपरेशन भी कम होगा। नॉन वोलेटाइल चीजें मिलाने से क्या होता है, वेपरेशन डिक्रीज कर जाता है। और
एक बात और, रेट ऑफ कंडेंसेशन स्लोली डिक्रीज। कंडेंसेशन की रेट भी धीरे-धीरे क्या करने लगी, डिक्रीज करने लगी। क्यों डिक्रीज करेगी? क्योंकि कंडेंसेशन उतना ही होगा जितना ज़्यादा इवेपोरेशन होता है। जब इवेपोरेशन नहीं बढ़ रहा है तो कंडेंसेशन भी नहीं होगा। तो जब इवेपोरेशन कम होता जाएगा तो कंडेंसेशन भी स्लो होगा। तो अब देखिए यहाँ पे द सिस्टम अटेन न्यू इक्विलिब्रियम विद द लोअर वेपर प्रेशर। अब जब सिस्टम क्या होगा, धीरे-धीरे क्या होगा, इवेपोरेशन कम होता होगा, कंडेंसेशन भी डिक्रीज कर जाएगा और एक समय फाइनली ऐसा आएगा कि वेपर प्रेशर जब बहुत लो हो जाएगा तो सिस्टम फिर से आ जाएगा, इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेगा, यानी कि सारा सिस्टम स्टेबलाइज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा, ना तो वाइब्रेशन होगा। यानी कि वाइब्रेशन जो हो रहा है, जो वाइब्रेट हो रहे हैं मॉलिक्यूल, जितने मॉलिक्यूल वाइब्रेट होंगे वो उतने ही मॉलिक्यूल क्या होंगे, कंडेंस होने लगेंगे। यानी नंबर्स ऑफ वाइब्रेट मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ कंडेंस मॉलिक्यूल, दोनों इक्वल हो जाएंगे। उसी को बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज। तरह से आपका आज का लेक्चर जो होता है वो खत्म होता है बेटा। अब आपको जो है पूरा वीडियो सही से फिर से एक बार देख लेना है और साथ ही साथ अपने एनसीईआरटी बुक को पढ़नी है और अपने फ्रेंड को ये वीडियो शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और ये सब करके आप मेरे ऊपर एहसान नहीं करते, बल्कि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंड को शेयर करें। सिर्फ अपने पास ना रखें वीडियो को, और भी लोगों को बताएं, चैनल के बारे में बताएं, मेरे बारे में बताएं, और इस जो टॉपिक्स हैं कितनी इजीली समझाई जाती हैं इसके बारे में बताएं। आप इतनी देर तक मेरे साथ बने रहे, नॉलेज को गेन किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।